ये तो बताएंगे कुछ अभी। कहीं बाहर है नहीं, तो अभी सिलेबस में ही सारे क्वेश्चन ये तो अभी मैं तो आज आप कराऊंगा, पढ़ाएंगे सैयद अहमद कराऊंगा, फिर अब नेचर ऑफ रिनेसाइन यूपी एग्जाम। 9 बता वो तो दूंगा। अभी इस मतलब अमीर कराएगा सेम है, सारे कोई क्वेश्चन। दिक्कत नहीं। एजुकेशन ऑफ नेशनलिस्ट लीडर ये तो बीजेपी फ्रीडम ऑफ लकी, ये प्रेस तो है। करा ही चुका हूँ। हाउ डिड इंडिया रिनेसा मूवमेंट ऑफ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये करा ही रहा हूँ। पहले दिन बताया हो पहले दिन जो कैसे आपका कैसे बताया था वही बेटरमेंट ऑफ, सेम हाँ, उसी में जाएगा। क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ वेस्ट ऑन दी फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये इसमें कराए ये हूँ। साथिया में कवर कर दिया है। एग्जामिन द रोल ऑफ क्विट क्विट इंडिया इंडिया मूवमेंट मूवमेंट, ये तो कराए हूँ। सिंपल क्वेश्चन था सर ये। The spine इकोनॉमी का of क्वेश्चन Indian था सर economy ये। was during the year of British rule। हाँ, तो ये तो इकोनॉमी का जो पूरा स्टार्टिंग बताया था लगातार पूरा जमींदारी रहे तो वो ये सारा पूरा पूरा उसमें बता बता देना दिया है। था सर। महात्मा गांधी मिडिल पाथ अप्रोच, ये भी है। दी रिवोल्ट रिवोल्ट ऑफ, ऑफ अब निकलती कहिए तो बताया इसका था। मैं फ्रेम बता दूंगा, यस। क्या लिखना है फ्रेम मैं करा दूंगा। कौन वाला किसका? हिंसा का ठीक है, डेवलपमेंट जैसा हाँ, ठीक इसकी है, ठीक वर्डिंग है, कैसे है उसका एक ठीक, मैं फ्रेम बता देता बाकी हूँ। आपको बताइए। सैयद अहमद रख दीजिए, देखता रहूंगा मैं, जो लगेगा बता दूंगा। लगभग क्लास में अगर रहूंगा तो पूरा कराया हूं मैं, क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ ना कि क्या आ रहा है, तो कराया हूं, लेकिन ये है कि आप अगर सब लोग पहले करा लेते हैं फिर इसको करा देते हैं, पहले जो सिलेबस करा देंगे फिर करा। कुछ सोशल रिफॉर्मर में देखते हैं, ज्योतिराव फुले, लिख लीजिएगा ज्योतिराव फुले। हाँ, ज्योतिराव फुले, क्या देखिएगा ये सब पूछे नहीं गए इसलिए पूछे जा सकते, मेंस में भी आए नहीं है तो क्वेश्चन बन सकते हैं। नॉर्मली तो सैयद अहमद खां पूछ लिया, इस बार देखिए उम्मीद है अगर वो नहीं पूछते हैं, हमें लगता है आज समाज पूछेंगे इस बार जो है, आज समाज तैयार करके जाइएगा, चांसेज है कि आएगा। जो माहौल है उस हिसाब से आज समाज जो है पूछा जा सकता है, या रोल पूछे, या और दूसरा डिस्कस द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको भी तैयार करके जाइएगा। इस पर एक कुछ बढ़िया बना के रट्टा मार लीजिएगा, जाके छाप दीजिएगा। भले कुछ क्वेश्चन ओपन है जो आते हैं, अगर वो आ गए तो मानिए कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एवरेज से 1-2 नंबर ऊपर नंबर मिले, क्योंकि नए लड़के वो वही लिखेंगे, आप थोड़ा सा बेहतर लिख सकते हैं। तो कुछ 10-20 क्वेश्चन ओपन है, जैसे ये हो गया। दूसरा जैसे जमींदारी रैयतवाड़ी महलवाड़ी, ये फिक्स क्वेश्चन है कि पूछे जाते हैं, नॉर्मली चांस सबसे ज्यादा रहता है। तो इनका एक बना लीजिए बढ़िया एक पन्ने का, और उसको रट्टा मार के वही जाके छापिए। फिक्स है, क्योंकि कुछ एरिया उसमें अब जो जो है वो है, तो उसमें कुछ चेंज होना नहीं है। अब बस ये देखना है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसको आप कर लीजिए। तो ज्योतिराव फुले के बारे में कुछ बताइएगा। हैं? हाँ, जब शिक्षा के लिए आवाज उठाया तो विरोध हुआ, ब्राह्मणों ने विरोध किया काफी। हाँ, हाँ, सत्य शोधक समाज बना था, लिख लीजिएगा। ये माली फैमिली से बिलोंग करते थे, और एक तरीके से हम कहें कि इन्होंने सोशल जस्टिस के लिए काम किया, कि जो निचला वर्ग है उनको सामाजिक न्याय कैसे प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए इन्होंने काम किया। और इनकी एक संस्था थी सत्य शोधक समाज, तो लिख लीजिएगा इनके बारे में कुछ। लिखिएगा ज्योतिबा राव फुले organized a powerful movement, Jyotiba Rao Phule organized a powerful movement against upper caste domination, and ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। ज्योतिबा राव फुले ने उच्च वर्ग के प्रभुत्व को लेकर, ज्योतिबा राव फुले ने उच्च वर्ग के प्रभुत्व को लेकर और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के खिलाफ, एक सक्रिय आंदोलन किया। मतलब दो चीज था,
ब्राह्मण सरोसता को लेकर और उच्च वर्ग की संप्रभुता को लेकर, अपर क्लास डोमिनेशन, इन दोनों को लेकर, इन दोनों के खिलाफ इन्होंने एक तगड़ा मूवमेंट चलाया। अगर पूछा जाएगा तो दो चीज पॉइंट याद रखिएगा कि ब्राह्मण सुप्रीमेसी को लेकर और अपर कास्ट जो डोमिनेशन था समाज में उसको लेके उसके खिलाफ इन्होंने एक तगड़ा मूवमेंट चलाया इनके दिमाग में। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं जैसे आए तो आप उस चीज को लिख सके। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, अब इन दोनों के लिए क्या करना चाहिए, तो संस्था बनाएंगे, लिखेगा दे इस्टेब्लिश सत्य शोधक समाज, दे इस्टेब्लिश सत्य शोधक समाज इन 1873, 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाई। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस समाज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस समाज टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू ऑल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू ऑल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के निचले वर्ग को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना, समाज के निचले वर्ग को या कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड समाज के निचले वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करना, ये इनका मेन पर्पस था। तो ये न्याय कैसे मिलेगा बताइए, ये न्याय अब खुद कॉमन सेंस लगाइए, ये चीज कैसे किया जाए, क्या क्या करना चाहिए इसके लिए बताइए। लिख लेगा ही ओपेंड स्कूल, ही ओपेंड स्कूल, इन्होंने स्कूल खोला, एंड ऑर्फनेज, अनाथालय, ही ओपेंड स्कूल एंड ऑर्फनेज फॉर ऑल पुअर क्लास ऑफ द सोसाइटी, या कह सकते हैं कि फॉर ऑल पुअर एंड नीडी पीपुल, मतलब ये समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए स्कूल और अनाथालय खोले, स्कूल और अनाथालय। इसी से तो उन्नति होगा। भौतिक उन्नति कैसे होगी, जब तक पढ़ोगे नहीं और रहने की शरण नहीं मिलेगी तब तक ये चीजें। तो ये इन्होंने ये काम किया, इन्होंने कई पब्लिश किया, जैसे शिवाजी की जवानी, लिख लीजिएगा किताबें इनकी, शिवाजी की जवानी, धर्म तृतीय रत्न, धर्म तृतीय रत्न, हाँ इनकी सब पब्लिश किया था इन्होंने, मैगजीन पर निकाला था। पुराणों का भांडाफोड़, पुराणों का भांडाफोड़, ये सब इनके पब्लिकेशन से पब्लिश किया गया था। पुराणों का भंडाफोड़ मतलब पुराणों का जो वो है उसको खत्म किया जाए, इस नाम से पब्लिश करते। क्लियर। तो इनका मेन जो क्या था, सोशल रिफॉर्म नहीं चाहते थे, सोशल ट्रांसफॉर्म चाहते थे। लिखिएगा दे वांट टू सोशल ट्रांसफॉर्म इन सोसाइटी, ये सामाजिक परिवर्तन चाहते थे समाज में, न कि सामाजिक सुधार।
दे वांट टू सोशल ट्रांसफॉर्म इन द सोसाइटी। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो चाहते थे, नॉट ओनली सोशल रिफॉर्म, न कि केवल सामाजिक सुधार, मतलब सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, न कि सामाजिक सुधार। मतलब कह सकते हैं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे समाज में। और इसके लिए न लिखेगा दे स्प्रिड एजुकेशन, दे स्प्रिड एजुकेशन among women एंड लोअर कास्ट पीपुल। इन्होंने महिलाओं के बीच और समाज के निचले वर्ग के बीच में शिक्षा का प्रसार किया। हाँ, लोअर कास्ट पीपुल, जो समाज का निचला वर्ग था उनके बीच और महिलाओं के बीच में शिक्षा का प्रचार किया। क्लियर? तो शिक्षा का इन्होंने प्रचार किया। इन्होंने सत्यशोधक मैरिज विवाह चालू किए, एक अलग विवाह जिसमें ब्राह्मणों को नहीं बुलाया जाएगा। सत्यशोधक मैरिज जिसमें क्या होगा कि ब्राह्मण किसी मतलब एक तरीके से फ्लेक्सिबल होगा, खर्च नहीं किए जाएंगे, मतलब अलग अलग परंपराओं को जो रिचुअल्स थे उनको तोड़ने का, उनको लिबरल करने का तो इन्होंने तरीका चालू किया। हाँ बोलिए। दोनों में अंतर है। सामाजिक सुधार में केवल कमी दूर होगी, इसमें सब कुछ बदल जाएगा, पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। है? क्या चीज? सत्यशोधक मैरिज, इसमें मतलब विवाह को खर्चीला कम किया जाएगा, जो सुप्रीमेसी है खत्म करके मतलब नॉर्मल तरीके से चीजों को किया जाएगा। मतलब ये परंपराओं को तोड़ना चाहते थे, उन परंपराओं को जिसमें ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी दिखाई देती है या इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं, इसको खत्म किया जाए या कमजोर किया जाए। इन्होंने कांग्रेस का भी विरोध किया था कि कांग्रेस सोशल ट्रांसफॉर्म के लिए बड़े लेवल पे काम नहीं कर रही, इसलिए इन्होंने कांग्रेस का भी विरोध किया था। हाँ, दे अपोज टू कांग्रेस बिकॉज कांग्रेस डिड नॉट वर्क फॉर सोशल ट्रांसफॉर्म, क्योंकि कांग्रेस सोशल ट्रांसफॉर्म के लिए काम नहीं कर रही। क्लियर? इसलिए कांग्रेस, अगर आता है कि कांग्रेस का विरोध किए तो किए, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अब बताइए कांग्रेस क्यों नहीं कर रही थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो इनका पक्ष रहा, कांग्रेस का पक्ष क्या? ये तो मैं पढ़ाई हूं, थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए। नहीं यार, तब तो पूरा खत्म कर देंगे आप, अगर ये कह देंगे पूरी लाइन खत्म हो जाएगी। नहीं, कुछ और बताइए। कहा यार क्यों खत्म कर देंगे? सामाजिक मुद्दों से अंग्रेजों को क्या दिक्कत? नहीं यार, थोड़ा सा जब मैं पहली क्लास ले रहा था कांग्रेस की, गांधी का तो मतलब ही नहीं है कि तुम्हें ये 1885 और 90 के दौर, बताइए। हाँ, देखिए याद रखिएगा, जब सुन लीजिए, मैं बता देता हूं, कांग्रेस जब बनी तो कांग्रेस के दो चैलेंज थे। पहला चैलेंज था कि एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिससे सभी भारतीयों को जोड़ सके। अब अगर मान लो लोअर कास्ट का मुद्दा उठाते तो अपर कास्ट नाराज हो जाता, अगर ब्राह्मण का मुद्दा उठाते तो ये नाराज हो जाते। तो उन्होंने कोई भी जो आपसी डिस्प्यूटेड इशू था उसको नहीं उठाना, क्योंकि सबको जोड़ना है। हम वही मुद्दा उठाएंगे जिससे सभी को जोड़ा जा सके। तो केवल उन्हीं मुद्दों को उठाया जाएगा जो अंग्रेजों से डायरेक्ट जुड़ता है, क्योंकि अभी कांग्रेस के सामने चैलेंज था एक कार्यक्रम बनाना जिससे सभी को जोड़ा जा सके। अगर कांग्रेस किसी एक वर्ग विशेष के लिए ज्यादा काम करती तो दूसरा नाराज हो जाता। तो कांग्रेस कभी भी डिस्प्यूटेड मुद्दा अभी उठाना नहीं चाहती, वो केवल वो मुद्दा चाहती है जिससे सभी को हम जोड़ सके। और जिसका एग्जाम्पल देखिए, गांधी का आप नाम लिए, गांधी भी जान लीजिए। गांधी नमक क्यों चूज करते हैं? कि नमक चाहे रिक्शा कोई चला रहा हो चाहे BMW में बैठा हो, सब नमक खाएंगे। तो नमक से किसी भी धर्म का हो सभी लोग जुड़ेंगे। तो चूंकि
पूरे नेशनल मूवमेंट में एक बड़ा चैलेंज रहा, याद रखिएगा, कि लोगों को जोड़ा कैसे जाए। हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को एक साथ लाना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये लोग, कांग्रेस बड़ा फूक फूक के कदम रख रही थी कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे एक वर्ग विशेष तक हो जाए। और इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस के बिना कुछ हो नहीं सकता था, कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिससे सभी लोग जुड़े थे। ये त्याग था कांग्रेस का। तो अगर कांग्रेस वही शुरुआत में ही निचले वर्ग की बात कर देती तो शायद ऊपर वाले जुड़ते नहीं और कांग्रेस एक छोटी सी पार्टी बन के रह जाती। तो ये इसलिए ना ये मजदूरों का मुद्दा उठाए शुरू में, ना ये जमींदारों का, ये केवल वही मुद्दा उठाए जो सीधे किससे लिंक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। बात समझ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को भारत जोड़ना था, एक कार्यक्रम बना रहा था जिससे समाज के सभी वर्गों को कांग्रेस से जोड़ा जा सके। तो इसीलिए बिपिन चंद्र एक लाइन लिखते हैं, द स्टोरी ऑफ कांग्रेस आर द सक्सेस एंड फेल्योर। जो कांग्रेस की कहानी है, सफलता असफलता दोनों है। कांग्रेस इज द स्टोरी ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर। तो सक्सेस और फेल्योर कैसे है? आजादी तो मिली भाई, दो लक्ष्य था, फाइनली लक्ष्य ही तो था कि भारत को आजाद कराया जाए। तो आजादी तो मिली, लेकिन हम फेल्योर रहे, एक भारत नहीं बना पाए। और आजादी मिली, दो भारत हो गया, मतलब भारत पाकिस्तान दो देश बन गए। तो एक जगह इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस इज द स्टोरी ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस सफलता और असफलता दोनों की कहानी थी, ये लाइन यहीं से लिखना है, मतलब समझ जाइएगा कि यही लिखना है, क्योंकि दो लक्ष्य था लेके। इसीलिए देखिएगा, जब शुरू में कांग्रेस को पढ़िएगा तो शुरू में सीधे लिखा है कि कांग्रेस की मीटिंग पूरे भारत में होगी और जहां मीटिंग होगी वहां का लोकल व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होगा, इससे लोगों को जोड़ा जा सके, उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को जोड़ा जा सके। इसीलिए कांग्रेस की मीटिंग में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूटेड इशू को नहीं उठाया जाएगा, इसलिए कांग्रेस इनसे अपने को बचाती रही और कोई मुद्दा नहीं था। बात समझ में आया? हाँ बोलिए। कौन? मैं समझ नहीं। पहला चैलेंज था कि एक प्रकार का यूनिफॉर्म प्रोग्राम बनाया जाए जिससे सभी लोग सहमत हो, एक प्रकार का कार्यक्रम बनाया जाए, और फाइनली था भारत को आजाद करा। तो एक प्रकार का कार्यक्रम बनाया जाएगा, तो अगर एक प्रकार के कार्यक्रम में किसी को ज्यादा वेटेज दोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इन्होंने कहा कि हम वर्ग विशेष का मुद्दा उठाएंगे ही नहीं, हम वो मुद्दा उठाएंगे जो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़ा। इसीलिए इन्होंने ना शुरू में ना मजदूरों का मुद्दा उठाया, ना जमींदारों का मुद्दा उठाया, ना क्योंकि ये किसानों, क्योंकि ये अगर मुद्दा उठाएंगे तो क्या होगा, एक पक्ष ना, जब तक हम एक कार्यक्रम नहीं बनाते हैं। और फिर इसीलिए देखिएगा, जो किसान मजदूर आंदोलन कब चालू होते हैं बड़े लेवल पे, 1920 के बाद, जब रसिया की क्रांति होती है, मैंने बताया था, और जब निचले लेवल तक विचारधारा पहुंचती है, तब धीरे धीरे ये लोग एक्टिव होते हैं। अवध किसान सभा बनता है, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, ये सब पूरा, शाहजहां, ये लोग पूरा करते हैं। लेकिन कांग्रेस का अपना व्यू था, इसीलिए कांग्रेस पूंजीपतियों की भी पार्टी थी, कांग्रेस से हर वर्ग विशेष जुड़ा, क्योंकि ये विवादित नहीं। तो याद रखिएगा, अगर आप विवादित होते हैं तो शुरू में पॉपुलर तो ज्यादा होंगे, ये बाद में आप डाउन हो जाए। इसीलिए व्यक्ति को आधार बड़ा करना चाहिए। अब अगर एक वर्ग विशेष के हो जाते तो कांग्रेस पूरे लास्ट तक रहती। जितने नेता वर्ग विशेष की बात किए, एक समय बाद किनारे हो गए, एक कांग्रेस एज ए पार्टी बन, क्योंकि कांग्रेस में सबके हित समाहित थे ना। इसलिए जब आप बड़े नेता बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, तो सबके लिए काम करें, तभी आपका जनाधार जो है व्यापक बनेगा। ये तो एक वर्ग विशेष तक रहेंगे तो आगे मूल्यांकन, देखिए इतिहास पीछा किसी का नहीं छोड़ता। आज आप हैं, आपका मूल्यांकन होगा, भले आप रहे न रहे, मूल्यांकन होगा। और जब मूल्यांकन करने पे अब हम लोग के ऊपर कोई दबाव थोड़े, हमें तो जो कहना होगा कहेंगे कि भाई ये था। तो जब दबाव नहीं होगा तो सही सही और गलत की पहचान होगी। ठीक है, तो कांग्रेस का ये था। और इसीलिए तो अगर पूछा जाए कि एक भारत के निर्माण के लिए कांग्रेस ने शुरुआत में क्या किया, यही कहा कि एक कार्यक्रम बनाया जा सकता। क्लियर? तो ये एक बड़े नेता रहे ज्योतिबा राव फुले, जो इन्होंने सब इसके लिए काम किया। सत्यशोधक समाज याद रखिएगा, माली कम्युनिटी से आते थे। ठीक है, ये बाद में काफी एग्रेसिव भी हो गए, बाद में इनको महात्मा भी कहा जाने लगा। और इन्होंने
स्कूल में, अनाथालय, ये कई तरह की मतलब एजुकेशन, निचले वर्ग के समाज को उठाने के लिए इन्होंने काफी काम किया। अब दूसरा नाम लिख लीजिए, अंबेडकर, इनके भी बारे में कर लीजिए। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर अब तो 125 वर्ड लिख सकते हैं अगर आ जाए तो, अब तो इतना ही उठा के लिख दीजिए, यही उठा के मेन मेन पॉइंट बता दिया, जब भी आए छाप दीजिए जाके। अब बढ़ाना हो किसी को, जितना बढ़ाना हो बढ़ाते रहिए। अपनी मेन मेन 3-4 चीजें याद रखिए कि निचले वर्ग को उठाना है, ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी का विरोध करना है, उच्च वर्ग की संप्रभुता का विरोध करते थे, इसके लिए एजुकेशन किए, सोशल ट्रांसफॉर्म चाहते थे, ठीक है। इसके लिए इन्होंने पुराणों और जो इनको बाहर लाने की, उसको लाने की कोशिश की, अनाथालय खोले, ठीक है। ये याद रखिएगा, मेंबर भी रहे म्यूनिसिपल उसके, लिख लीजिएगा एक पॉइंट, लिख लीजिए। दे इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पुणे म्यूनिसिपल सिटी, पुणे का जो नगर निगम था उसके मेंबर भी रहे थे, इलेक्टेड मेंबर भी रहे थे, पुणे नगर निगम के इलेक्टेड मेंबर रहे थे, पुणे म्यूनिसिपल सिटी के इलेक्टेड मेंबर रहे थे 1876 में। ये पॉइंट आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, पुणे के नगर निगम के मेंबर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो मेजर मेजर चीजें हैं, पढ़े तो आप सब हैं, जानते भी हैं। हाँ हाँ, वुमेन, देखिए वुमेन के उत्थान के लिए, देखिए आप समस्या देखिए, जो देखिए इनका नाम क्यों डालना पड़ेगा, मेरी बात समझिएगा, कि जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी वो तो पढ़ी लिखी होती थी, समस्या वो देखिए, कंडीशन ऑफ वुमेन ज्यादा खराब किसकी थी, निचले वर्ग की। तो निचले वर्ग में जब तक एजुकेशन नहीं जाएगा उनकी स्थिति अच्छी कैसे होगी, तो इनका बड़ा योगदान है ना, निचले वर्ग को एजुकेशन से जोड़ना, उनके लिए यही तो मुद्दा था ना। वो लोग जब हुआ तो विरोध हुआ इनका, तो निचले वर्ग को एजुकेशन से जोड़ना ये बड़ा मुद्दा था ना इनके, तो ये तो बड़ा रोल है ना इनका, इनका महिलाओं के उत्थान में तो रोल है ही है ना। जैसे आप पढ़ो गुप्त काल में, तो कहते हैं कि अनसुईया इतिहास की ज्ञाता थी, मालती माधव चित्र, कालिदास कहते हैं कि मालती माधव पेंटिंग करती थी, तो उच्च घर की महिलाएं तो पढ़ी लिखी थी, प्रॉब्लम कहाँ थी, निचले लेवल में। तो जब इनके लिए ज्यादा कंडीशन खराब किसकी थी, इनकी थी, तो इनके लिए बेहतर किया जाए तो योगदान तो है ना, कंट्रीब्यूशन तो है ना, तभी तो मैं बताया। देखिए मैं पहली क्लास को ही बता दिया कि सब दो ही काम हुआ है, दोनों मैं लिखवा रहा हूं, या तो बेटरमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ वुमेन और दूसरा सोशल जस्टिस। पूरा समाज सुधार इसी पे चला, यही दो मुद्दे हैं। हाँ बोलिए। चाहे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए, चाहे ज्योतिबा फुले को, चाहे नारायण गुरु बताएंगे उनको देख लीजिए, सबने काम इसी पे किया और आज भी वो पूरी राजनीति इसी पे चल रही। आप देख लो पूरा यही चीजें अप डाउन लगा हुआ। तो कुछ बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, कुछ बताइए। अगर आप जाए लिखने के लिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों का मूल्यांकन करिए तो क्या लिखिएगा? बताइए। हाँ बोलिए। हाँ और देखिए इनका मेन योगदान जानते क्या है? समाज के निचले वर्ग की समस्या को ऊपर ले जाना, समाज के निचले वर्ग की समस्या को उजागर करना, उसके महत्व को दिखाना, मेन योगदान, जिसका प्रभाव कांग्रेस पे भी पड़ा और गांधी को हरिजन यात्रा चालू करनी पड़ी। तो इस वर्ग की समस्या को हाईलाइट करना, इस वर्ग की प्रॉब्लम को ऊपर ले जाना, ये बहुत बड़ा योगदान है मेन। वो तो आगे आप संविधान के आधार पर आप देखते हो, ये सबसे बड़ा क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट, जो निचला वर्ग था उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, इस मुद्दे को कैसे बड़े ले। अब सोचिए कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे और उस मुद्दे में, इस वर्ग के मुद्दे को उठाना, कांग्रेस को इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझाना, महत्व दिलाना, इसमें इनका बड़ा योगदान। जब भी लिखे तो ये देखिए ना, ये तो आगे की बातें हैं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, ये बने, ये इनका महत्व।
उस वर्ग को, जो आज हम जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, जिसको हम आज संविधान में वो दिए, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, उस वर्ग की समस्या को हाईलाइट करने वाले कौन है? भीमराव अम्बेडकर। इस वर्ग की समस्या को ऊपर लाने वाले कौन है? डॉक्टर भीम। तो ये योगदान है इनका। इस वर्ग को ऊपर महत्व दिलाने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये इनका योगदान। जब भी आंसर लिखेगा इसके लिए इनको जाना जाता है। वो तो अलग है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, मिनिस्टर रहे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो मेन काम है ये है कि गांधी पे भी दबाव पड़ा। तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, चूंकि इतिहास पढ़ने से फैक्चुअल भी पूछ सकता है। देखिए, ही वाज अ रिलीजियस वॉरियर, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा। ही वाज अ रिलीजियस वॉरियर फॉर द he was a religious warrior for the upliftment of lower caste। यह एक धार्मिक योद्धा थे निचले वर्ग की को उद्धार करने के संदर्भ में, निचले वर्ग की समस्याओं को खत्म करने के संदर्भ में एक प्रकार के धार्मिक योद्धा थे। दे वर एज ए रिलीजियस वॉरियर। इसलिए आज देखिए इनकी कई जगह पूजा भी करते हैं लोग। मतलब इस वर्ग का उद्धार कैसे हो, अपलिफ्टमेंट कैसे हो, कैसे इनको ऊपर उठाया जाए, इस संदर्भ में इनका बड़ा योगदान। मतलब कह सकते हैं एक लाइन में, निचले वर्ग का विकास कैसे हो, इनको ऊपर कैसे उठाया जाए, ये इनका सबसे बड़ा कारण। जब भी लिखिएगा इसको लिखिएगा, इनको जाना इसलिए जाना, इन मुद्दों को कैसे हाईलाइट किया जाए जो कांग्रेस समझ नहीं पा रही। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं देता हूं। जब ये 1930 में सक्रिय राजनीति में आए और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ली, तीनों जो इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ पढ़े ही हैं, भाग लिए, तो वहां पे इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की मांग की। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, समझ रहे हैं ना क्या है, जहां वोटर भी और लीडर दोनों एक ही उसके होंगे। तो जब ये मुद्दा आया और जब अंग्रेजों को तो डिवाइड एंड रूल करना था, तो उनको एक मौका मिला और उन्होंने दे दिया। तो जब गांधी ने इस चीज को समझा, और गांधी आपको याद होगा आमरण अनशन पे बैठ गए, तो गांधी अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट जो हुआ 1932 में, वहां पे ये जरूर हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज को डिनाई कर दिया गया, कि कांग्रेस स्वीकार नहीं की, अंबेडकर मान गए। देखिए जनरल रिजर्वेशन असेंबली में भी दे दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दिया गया, और इनकी संख्या बढ़ा दी गई। और यहां से गांधी ने इस वर्ग की समस्या को समझा, और यहीं से गांधी इस वर्ग के लिए काम करना चालू किए, हरिजन यात्रा चालू किए, इनकी समस्याओं के लिए उठना चालू किए, और यहीं से ये प्रॉब्लम राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ गया। दिस इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ में आ रहा? यहां से जो कांग्रेस अभी था, जब कांग्रेस इस मुद्दे की संवेदनशीलता को उठाना चालू कर दी, गांधी पूरे देश में यात्रा करते हैं, और यहां से यह मुद्दा जुड़ता चला गया। इसी का परिणाम है ये संविधान में इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये। समझ में आ रहा? ये इस वर्ग की तीव्रता को ऊपर उठाना, इस वर्ग की समस्या को बड़े मंच पे लेके जाना। जैसे कहते हैं ना कि इटली का यूनिफिकेशन क्रीमिया के कीचड़ से हुआ, कहते हैं ना कि क्रीमिया के कीचड़ ने इटली का एकीकरण किया। तो कई बार क्या होता है, समस्या बनी रहती है, लेकिन समस्या को सही प्लेटफॉर्म पे उठा नहीं पाया। समझिएगा, कई बार ये इतिहास में आपको मिलेगा, कई बार प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम को कहां उठाया जाए वो मंच नहीं मिल पाता, और प्रॉब्लम जस की तस बनी रहती। अंबेडकर ने इस प्रॉब्लम को सही मंच दिलवाया, और वहां से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना, जो लोग इसको नहीं समझते थे वो भी समझना चालू कर दिए। दिस वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब कभी एसडीएम डीएम बनिए, जब मिले मौका बोलने के लिए, मिलेगा ही जब मनाया जाता है, तो ये बताइए ये इनका योगदान। इसलिए कुछ लोग इनकी पूजा भी करते हैं, ये योगदान। पॉइंट क्लियर है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ
भाई बोला ना, उसको वहां पे उठा दिया जहां से सबको समझना पड़ेगा उस मुद्दे को। देखिए मैं बोला ना कि कई बार क्या होता है, समझ, जैसे कहते हैं ना, जान लीजिए इटली का एकीकरण जब यूनिफिकेशन चालू हुआ, तो इटली जर्मनी का दोनों साथ में हुआ। पढ़े होंगे ना इटली जर्मनी का एकीकरण, दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक ही पैरेलल चला। इटली का यूनिफिकेशन और दोनों में अंतर क्या रहा? इटली के जरूरत थी विदेशी दोस्तों की, और जर्मनी को विदेशी दोस्तों की जरूरत नहीं थी। वो न्यूट्रलिटी चाहता था कि कोई हमारे सपोर्ट में ना आए तो विरोध में भी ना आए, और इटली को दोस्तों की जरूरत थी। अब इटली कैसे दोस्तों से मिले? दोस्त बनाना भी तो कला है भाई। आप दोस्त तो ऐसे बन नहीं चाहते, तो दोस्त बने कैसे? देखिए इटली का जो वो था इमैनुअल कांट, और काबूर था मंत्री, तो इन लोगों ने सोचा किया क्या जाए। तो उस समय क्रीमिया का युद्ध चल रहा था। क्रीमिया का युद्ध चल रहा था जिसमें इटली का कोई लेना देना नहीं था, जिसमें मेन जो हीरो थे यूरोप के, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये लोग लगे थे। तुर्की जो मेन जो वहां के दादा थे, ये लोग लड़ रहे थे। इसने बिना सोचे समझे अपनी सेना फ्रांस और इंग्लैंड की सहायता के लिए भेज दिया। क्रीमिया के युद्ध में अपनी सेना भेज दिया। जब से अब सेना भेज दिया तो फायदा क्या हुआ कि जब बैठक होगी तो हमें भी बुलाया जाएगा, शांति बैठक होगी तो हमें भी, तो एक मंच मिलेगा, वहां अपनी बात हम कह देंगे और इटली के मुद्दे को उठा देंगे। तो कहते हैं कि क्रीमिया के कीचड़ ने इटली का एकीकरण कराया। तो क्रीमिया के युद्ध में बिना बुलाए सेना भेज के उसको एक प्लेटफॉर्म मिला जहां अपनी बात हम कह सकते। क्योंकि कई बार आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा, आपकी आपकी समस्या कितनी तीव्र है अगला कोई जान ही नहीं पाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से इन्होंने इस वर्ग की समस्या को बड़े मंच पे उठाया। वहां के बाद अब उसको इग्नोर किया जा नहीं सकता था, और जो सबसे बड़े मुखिया थे गांधी, उन्होंने इस तीव्रता को समझा और गांधी इसके लिए काम करना बड़े लेवल पे चालू किए, और धीरे धीरे कांग्रेस का ओरिएंटेशन भी बदलता चला गया, और जिसका परिणाम है आजाद संविधान में इस वर्ग की देना। तो जब अंबेडकर को लिखिएगा इस तरीके से बताइए, और ये सब तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, ये तो अलग मुद्दा। पॉइंट क्लियर है? अब तो बता सकते हैं ना कि जब भी आएगा इस तरीके से बताइए। देखिए क्या होता है, लिखना सब हमें एग्जामिनर पे प्रेशर क्रिएट करना है कि वो हमें नंबर दे। तो हमें बताना क्या, देखो मैं रट्टी रटाई बातें नहीं बोल रहा हूं, समझ के बता रहा हूं, नेचुरली बता रहा हूं कि देखो ये चीजें ऐसे हुई हैं, यही अगर आंसर में दिखा दिए तो नंबर मिलेगा। कि कैसे, यही ऐसे में भी यही किया जाता है, कैसे इस चीज को उठाया जाए और कैसे अपनी बात को प्रूफ किया। अब इसमें बताइए कोई असहमत हो सकता है इस बात से, तो एग्जामिनर कैसे होगा? और एग्जामिनर को समझ में आए कि लड़का मौलिक है, रट्टू तोता नहीं, मौलिक तरीके से चीजों को कहने की क्षमता समझ आ। आप देख लो ये मुद्दा है भाई, गांधी उसके पहले क्यों नहीं हरिजन यात्रा चालू कर दी? क्यों उसके बाद ही गांधी ने चालू किया? सीटों को रिजर्व किया गया, आगे कांग्रेस भी इस मुद्दों को लेने लगी थी क्या? पढ़ क्लियर? इनके बारे में जान लीजिएगा, कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। ये ही पास बीए फ्रॉम एल्फिस्टन कॉलेज ऑफ मुंबई, मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज से इन्होंने बीए किया। ये सब लिख लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज से इन्होंने बीए किया। एल्फिस्टन कॉलेज से इन्होंने बीए किया। एमए और पीएचडी इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका। He became a barrister in 1923, 1923 में ये वकील बन गए, बैरिस्टर बने। कोलंबिया, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी किया। 1923 में वकील बने। इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई।
किस वर्ग के विकास के लिए बनाया था? बहिष्कृत हितकारी सभा, ये पूछा जाता है। लिखना तो ये था ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग, लिखिएगा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सभा टू ब्रिंग प्रोग्रेस, टू ब्रिंग प्रोग्रेस फॉर अनटचेबल क्लास, जो निचला वर्ग है, जिसको अछूत वर्ग कहते थे, उनका प्रोग्रेस कैसे लाया जाए, इसके लिए बनाया गया, तो निचले वर्ग के विकास के लिए। 1930 में ये राष्ट्रीय राजनीति में आए, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन 1930, 1930 में ये राष्ट्रीय राजनीति में आए। ये सब पॉइंट इसलिए बता रहे, कुछ भी पूछे तो लिख सकते। राष्ट्रीय राजनीति में आए 1930 में, ये राष्ट्रीय राजनीति में आए। क्लियर? तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए, बताइए आपको, पहले दूसरे तीसरे तीनों में भाग लिए। दे पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, पहले दूसरे तीसरे तीनों में भाग लिए। और पता है गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या हुआ था? पूना समझौता, पूना पैक्ट। ये भी पूछ सकता है, 125 वर्ड में लिखिए पूना समझौता, पूना पैक्ट। क्या लिखिएगा अगर आ जाए पूना पैक्ट? अगर आ जाए पूना समझौता पे लिखिए तो क्या लिखिएगा, कैसे लिखिएगा? देखिए जब भी घर पे जाइए ना मेंस के लिए, एक सादा कागज लीजिए, लीजिए और उसमें क्वेश्चन एराइज करिए और खुद से लिखना चालू करिए, तो आपको 200 वर्ड जो प्रॉब्लम होगी दूर होगी और चीजें परमानेंट दिमाग में आपके फिट होती जाए। अगर मान लो पूना समझौता दे दिया जाए, लिखिए 125 वर्ड में पूछ सकते, कोई बड़ी बात नहीं। तो बताइए कैसे लिखेंगे? हाँ तो यही ऐसे ही आंसर लिखेंगे कि कुछ और करेंगे? आंसर कैसे लिखेंगे पहले बताइएगा। देखिए जब भी आंसर आए, इस तरह का आंसर आए, सबसे पहले बताइएगा पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ, या जिसका मुख्य उद्देश्य था, पूरे बताइएगा, फिर बैकग्राउंड बताइएगा। जैसे पहले मेन चीज क्या है, उसके बाद बैकग्राउंड बताना चालू करिएगा, फिर बैकग्राउंड में आगे जितना लिखने का वर्ड मिले, पहले एग्जैक्ट चीज बताइएगा कि क्या मुद्दा था। पूना जो है 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा दिए गए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया गया और निचले वर्ग को सामान्य आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, अब इसके बाद मतलब एग्जामिनर, इससे ये पता चला कि ये एग्जैक्ट नॉलेज आपको है या नहीं है। अब आप उसके बाद जो बताना है बता, जब भी क्योंकि वो जानना चाहता है पूना समझौता क्या है, तो पहले ब्यूरोक्रेट्स का पहला लक्षण है चीजों को सीधे सीधे सही सही बताना, कम बोलना और बेहतर बोलना। क्लियर? कि कोई बच्चा भी पढ़े तो आंसर समझ जाए। फिर आप बैकग्राउंड नीचे जो करना है सबसे जो आपका नॉलेज हो देते, शुरुआत में जब भी इस तरह का चीजें आता है तो आपको ऐसे। क्लियर? तो ये इसके बाद 1942 में लिख लीजिएगा, अनुसूचित जाति संघ बनाया था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था 1942 में। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था 1942 में। अनुसूचित जाति संघ, इसके विकास के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई थी। ये इतनी चीजें अम्बेडकर जी के बारे में आप याद रखिएगा अगर पूछता है तो। क्लियर?
अब आता है एक नाम आता है नारायण गुरु, एक नाम आता है केरला से जुड़े हैं। ये श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम कहते हैं, SNDP। ये भी पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। यही है नारायण गुरु श्री धर्म परिपालन योगम, चाहे हिंदी लिखिए इंग्लिश लिखिए लिखना, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम SNDP। ये तीसरे सोशल रिफॉर्मर हैं जो आपको जानेंगे तो लगभग जो मेजर मेजर लोग हैं आपका काम हो जाए। ज्योतिबा राव फुले बता ही दिए, अम्बेडकर जान ही गया। ये पूछता बहुत है, यूपी में बहुत आता है, कई बार मिलाने के लिए दे देगा SNDP से कौन जुड़ा है, तो यही है श्री धर्म नारायण श्री धर्म परिपालन योगम, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, यही SNDP। देखिए बेसिकली क्या है, लिखेगा श्री नारायण जो थे लीडर फ्रॉम केरला, ये केरला से जुड़े हैं, लिखेगा ये केरल से जुड़े हैं, लीडर फ्रॉम केरला। वो बिलोंग्स टू एजवा कास्ट, एजवा एक जाति थी, एजवा जो अनटचेबल जाति मानी जाती थी, एजवा जाति से जुड़े थे। एजवा स्पेलिंग इसका है एजवा जाति। ये जो अनटचेबल जाति है, अछूत जाति के रूप में मानी जाती थी, उससे जुड़े थे। क्लियर, एजवा कम्युनिटी से जुड़े हैं, पूछ सकता है, केरला के जो अनटचेबल जाति थी। क्लियर, दे स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, लिख लीजिएगा SNDP। दे स्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड SNDP, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। इसका एक, इस संस्था के दो ऑब्जेक्टिव थे, लिखिएगा दो उद्देश्य थे। पहला, अपलिफ्टमेंट ऑफ द एजवा कम्युनिटी, एजवा समुदाय का विकास। एजवा समुदाय का विकास। और क्या होगा, और दूसरा था, अब इसके लिए एजवा समुदाय का विकास हो, इसके लिए क्या किया जाए, क्या करना चाहिए बताइए। दूसरा जो लक्ष्य था, समुदाय का विकास हो, दूसरा क्या हो, जो उच्च छुआछूत कौन कर रहा है, उच्च वर्ग, तो छुआछूत को समाप्त किया। इंडेड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी टुवर्ड द लोअर कास्ट, निचले वर्ग के प्रति जो छुआछूत की भावना है उसको समाप्त किया जाए। छुआछूत की भावना को समाप्त किया जाए। यही दो चीजों के लिए काम करते हैं। इसके लिए मंदिर बनाते हैं और सबके लिए ओपन कर देते हैं। ये संस्था जो लिखेगा, दे बिल्ट मेनी टेम्पल्स, ये बहुत से मंदिर बनवाते हैं, विच वर ओपन टू ऑल कास्ट, जो सभी जातियों के लिए खुली थी।
दे बिल्ट टेम्पल विच वर ओपन टू ऑल क्लास, जो सबके लिए खुले रहेगा। दूसरा, ही नॉर्मलाइज्ड ऑल रिचुअल्स, ये सभी नियमों को हल्का करते हैं, उदार करते हैं, लिबरलाइज करते हैं, उदार करते हैं, नियमों को उदार करते हैं। रिचुअल्स, जो भी परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, उनको उदार करते हैं। जो इनका मेन योगदान है, दिखेगा, दे कन्वर्टेड टू अनटचेबल कास्ट इनटू बैकवर्ड कास्ट। इन्होंने जो अछूत वर्ग था उसको इन्होंने क्या किया, पिछड़े वर्ग में परिवर्तित करा दिया। मतलब अनटचेबल क्लास को बैकवर्ड क्लास में परिवर्तित करा दिया, अछूत वर्ग को पिछड़े वर्ग में ला दिया है। ये इनका सबसे बड़ा योगदान था साउथ दक्षिण। इनका एक नारा है, लिखेगा, ये नारा था, वन रिलीजन, एक धर्म, एक जाति, वन कास्ट, एंड वन गॉड, एक भगवान फॉर मैन। सब मतलब सभी के लिए, आज जितने लोग हैं सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक भगवान फॉर मैन। वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर ऑल मेन। सभी के लिए, ये पूछा जाता है नारा किसका है इनका, एक जाति, एक धर्म, एक भगवान। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए। किसी को कोई डाउट हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए। SNDP था, नारायण गुरु उनका नाम। क्लियर? ये था सामाजिक सुधार में जो मेन थे, उनका मैंने नाम आपको, वैसे तो बहुत मिलेंगे, ये जो मेजर था जो पूछा जाता है। SNDP यूपी PCS UPSC में बीच में दे देता है, ऐसे लिख देगा, बोलेगा मिलाओ। यही है, याद रखिएगा, नारायण गुरु केरला से जुड़े हुए थे, और वहां पे मंदिरों को लेके कई प्रकार के चीजों का था, तो उससे जुड़े हुए थे, और इसी के लिए ये चल रहा। उनके तो जब भी आए SNDP आए तो समझ जाएगा यही है, नारायण गुरु। क्लियर? इन्होंने इन निचले वर्ग के लिए इन्होंने काम करने की कोशिश की। पॉइंट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो आप देख लो, जो मैंने पहली क्लास लिया था उसमें मैंने क्या कहा था कि दो ही काम हुआ है, सोशल रिफॉर्म, अनटचेबिलिटी, या उसके नेता पैदा हुए हैं, या आज समाज जैसे लोग धार्मिक सुधार के लिए नेता पैदा हुए। इसके अलावा और कोई काम में, तो समाज सुधार में यही दो मुद्दे हैं। तो जब भी पूछे कि समाज सुधार का योगदान बताइए, जो रिनेसा का योगदान जो पूछ रहे हैं, तो इन्हीं को बताइएगा। रिनेसा का अब जब पूछे, थोड़ा जो क्वेश्चन है आपका, यहीं से आप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन है इनका 2021 का। हाउ डिड इंडियन रिनेसा मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? भारत के विकास में भारतीय पुनर्जागरण ने कैसे सहायता की? यही क्वेश्चन है। यही है, दूसरे मुद्दा पे कहा था, यही तो है, पुनर्जागरण की भूमिका भारत के विकास में। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। अब देखिए, आप रिनेसा का मतलब क्या है? सबसे पहले रिनेसा का समझिएगा, रिनेसा का मतलब क्या है, सेंस क्या है रिनेसा? बताइए। अगर कोई पूछे पुनर्जागरण की भी, आप कहोगे यूरोप से है,
यूरोप में जो हुआ। लेकिन अगर पुनर्जागरण का जो मेन थीम देखोगे तो एक ही चीज है, सोसाइटी के केंद्र में मानव को लाया गया। आप वहां भी पढ़ोगे, जब पुनर्जागरण पढ़ते उसकी विशेषता क्या, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, मानवतावाद। तो वहां भी मध्यकाल में क्या था, धर्म हावी था, तो धर्म के आधार पे काम होते थे। पुनर्जागरण में क्या हुआ, व्यक्ति को महत्व दिया गया। मोनालिसा की पेंटिंग आने लगी, लोग अपना नाम पहले नहीं लिखते थे, नाम लिखने लगा, व्यक्तिवाद आया, इंडिविजुअलिज्म, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, यही तो पुनर्जागरण की विशेषता है। तो अगर हम भारत के सेंस में भी देखें तो भारत के सेंस में पुनर्जागरण क्या था, जो समाज के केंद्र में जो कई प्रकार की बुराइयां आ चुकी थी उसको दूर करके मानव के लिए काम करना, मानव के विकास के लिए काम करना। तो जब हम मानव के लिए विकास के लिए काम करेंगे तो मानवीय विकास होगा, और जब मानवीय विकास होगा तो वही मानव तो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेगा। नेशनल मूवमेंट में कौन भाग लेंगे, यही लोग तो भाग लेंगे। जो पहली क्लास में मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था। तो ऐसे में सबसे पहले बताइए कि रिनेसा का सबसे बड़ा योगदान है कि सोसाइटी के सेंटर में मानव को लाया जाना, व्यक्ति को लाया जाना, व्यक्ति की समस्याओं को दूर करने के लिए काम करना, व्यक्ति के विकास के लिए काम करना, तर्क करना कि व्यक्ति का विकास कैसे हो। और तब जब करते हैं तो हमें दो प्रकार की समस्या दिखाई देती है, एक सामाजिक समस्या जिसमें छुआछूत ये सब है, और दूसरा महिलाओं की समस्या। और इन दोनों को दूर करने का काम कौन करते हैं, रिफॉर्मर काम करते हैं। और इन जब दोनों को दूर करते हैं तो समाज में एकता की भावना आएगी, समाज एक होगा। जब समाज एक होगा तभी तो एक साथ मिलकर लड़ेगा, जब आपसी भेदभाव दूर होगा तभी तो एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो इन लोगों ने एक प्रकार का मानवीय एकता स्थापित करने की कोशिश की, मानव के महत्व को समझा, मानवीय समस्याओं को समझा, और जाति धर्म से दूर मानव संसाधन, और इन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। तभी राष्ट्रीय, तो इनका सबसे बड़ा जो योगदान है, राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को व्यापक करना, जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो बेस है उसको व्यापक करना, आम आदमी को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में इनका बड़ा योगदान है। आम आदमी तक राष्ट्रीय आंदोलन को पहुंचाना, ये भी इनका बड़ा योगदान है। महिलाओं का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका इसी के थ्रू आई, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुई, महिलाएं जब पार्टिसिपेट करना चालू की, ये सब क्या है, इनका योगदान है। तो आधुनिक भारत के विकास में अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय, महिला पुरुष समानता, मानव का महत्व, इनको लाने में इनका बड़ा योगदान है। और जब ये आएगा तो राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप क्या होगा, मजबूत हो। तो सोशल जस्टिस को लाने में, जो सोशल जस्टिस आया, जो समाज का निचला वर्ग, जेंडर इक्वालिटी को लाने में और ह्यूमनिटी को लाने में इनका बड़ा योगदान है। जब ये तीनों होगा तो आधुनिक भारत का विकास होगा कि नहीं होगा, और आज भी यही तो कर रहे हैं। तो ये दोनों, इसीलिए इनका बड़ा योगदान है। तो समझ में कि भारत का विकास, डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर डेवलपमेंट हम मानव का नहीं करेंगे तो जाति का करेंगे, तो आपस में समस्या पैदा होगी। तो कैसे एक प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स बनाया जाए, समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, उनमें इनका बड़ा, तो कह सकते हैं कि सामाजिक एकता लाने में इनका बड़ा योगदान है। तब जब भारत का विकास इसी के। तो अब यहाँ पे ज्योतिबा फूले का भी योगदान है, अंबेडकर का भी योगदान है, नारायण गुरु का भी योगदान है, गांधी का भी योगदान है। इन लोगों ने इस मुद्दे को, और ये रिफॉर्मर हुए, और जो लोगों ने काम किया, एजुकेशन दिया, वुमेन एजुकेशन हुआ, निचले वर्ग के शिक्षा के लिए काम किया, इन सबने क्या किया, मानव को आधुनिक बनाने में, मानव को सुविधा दिलाने में इनका बड़ा योगदान रहा। ये इनका, तो मानवीय विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। अगर आपका विकास नहीं हुआ तो देश का विकास कैसे होगा। भाई खुद सब कुछ है और आप ही नहीं है, घर बनवा लीजिए 4 मंजिला और घर में रहने वाला कोई नहीं है, तो घर का विकास क्या होगा।
और घर एक ही रूम है, नहीं घर में रहने वाले लोग हैं तो 1 से 4 रूम हो जाएगा। तो पहले जो लोग हैं उनका तो विकास हो। तो जब मानव विकास होगा तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। तो मानव का विकास हो, मानव के महत्व को समझा जाए, समाज में मानव को रखा जाए, ये योगदान है रिफॉर्मर। तो हमेशा एक लाइन जरूर लिखेगा कि रिनेसा, हमारा जो रिनेसा हुआ भौगोलिक खोजें नहीं हुई। जैसा यूरोप के रिनेसा और हमारे रिनेसा में अंतर है। यूरोप के रिनेसा में भौगोलिक खोजें हुई, वैज्ञानिक आविष्कार हुए, वो हमारे यहाँ नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज जरूर हुआ कि सोसाइटी के सेंटर में मानव को रखा गया और मानवीय समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। और उसके लिए धर्म में भी जो बुराइयां थी उनको भी दूर करने की कोशिश की गई, और इसीलिए धार्मिक बुराइयों को भी दूर किया गया, सामाजिक सुधार भी किया गया। और इन दोनों तरीके से ब्रह्म समाज भी यहाँ आया, ज्योतिबा फुले भी आए, आर्य समाज भी आया, अंबेडकर भी आए। इन लोगों ने मिलके सबने स्कूल बनाया। देखिए, गुरुकुल बना, डीएवी बना, वेदांत कॉलेज बना, हिंदू कॉलेज बना, सबने कॉलेज बनाया, सबने स्कूल बनाया, क्योंकि बिना इसके लोगों का विकास नहीं होगा। और सबने तर्क की भावना, धार्मिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश की, और इस तरीके से एक ऐसे मानव का विकास हुआ जो आज देश में जो आपसी भेदभाव को दूर करता। तो इनका सबसे बड़ा योगदान कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को खत्म करना, अनटचेबिलिटी को खत्म करना। तो जितना चाहे आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। क्लियर? यही क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं सैयद अहमद को, मुस्लिम धर्म का रिफॉर्म पढ़ लेते। लिखेगा रिफॉर्म इन मुस्लिम कम्युनिटी। सबसे पहले देखिएगा अलीगढ़ मूवमेंट, लिखिएगा अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़ आंदोलन। ये काफी पढ़े हैं। इसके मेन है सर सैयद अहमद। जो क्वेश्चन आया पहले हम उसका जवाब देते। सर सैयद अहमद, अलीगढ़ मूवमेंट से जुड़े हैं सर सैयद अहमद। देखिए मुद्दा क्या है, इसको समझने के लिए मुस्लिम धर्म में सुधार और इनको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में पहले बताया, वो फिर से आपको एक बार बता दूं। जब 1854 का फूड डिस्पैच एक्ट आया, इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब आज भी शिक्षा का बेस यही देता है। जो शिक्षा का ओरिजिन हमारे रियल मामले में चालू हुआ यही है। इसी के बाद कलकत्ता, बंबई, मद्रास में यूनिवर्सिटी बनी, और फिर भारत में हायर एजुकेशन का तेजी से विकास हुआ। तो इसको हम कहते हैं कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा है ये। मतलब बेस है। जो कुछ भी देखते हैं इंडियन एजुकेशन में, यहीं के बाद भारत में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 3 यूनिवर्सिटियां बनी, हायर एजुकेशन का तेजी से विकास हुआ। प्रॉब्लम ये आई 1870 के दौर में। इस पॉइंट क्या लिखेगा, ये सांप्रदायिकता के लिए भी यहीं से लिखना है, जीएस में भी आपका टॉपिक है, सोशल इशू में भी यहीं से आता है। आधुनिक काल में कम्युनल जो सांप्रदायिकता पैदा हुई, यहीं से पैदा हुई। तो 1870 में के दौर में एक किताब आती है डब्ल्यू हंटर की इंडियन मुसलमान। इंडियन मुसलमान, हंटर की एक किताब है इंडियन मुसलमान। देखिए मैंने कहा ना कि विचारधारा बड़ी मायने रखती है। अंग्रेज बहुत चालू थे, समय से बहुत आगे थे। एक एक चीजों पर जो राज करता है इसे नहीं करता, वो एक एक चीज परिवर्तन पे ध्यान देता है। अगर आपको एक एक परिवर्तन को देखिए कितना मतलब बारीकी देखते हैं, समझिएगा। 1857 में के बाद सब कुछ बदल गया। इंडिया में क्राउन का शासन हो गया, गवर्नर जनरल वाइसराय हो गया,
हम सीधे, हमारा राजा कौन हो गया? क्राउन हो गया, ब्रिटेन का राजा हो गया। 1870 में कैसे चीजों को लंबा चलाया जाए, इस किताब में एक चीज बताया गया कि भारत में एक गैप है जिसके आधार पे हम लंबे समय तक रूल कर सकते हैं। उस गैप को इस किताब में पॉइंट आउट किया गया, और इस किताब में कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक गैप है। 1870 के दौर में हुआ क्या कि जो हिंदू थे वो शुरू से नौकरी कर रहे थे, क्योंकि मुगलों के शासन था, तो वहां भी तो बादशाह तो बनेंगे नहीं, नौकरी ही करनी है, तो उनको नौकरी की आदत थी। तो जो नौकरी करता है वो परिवर्तन तुरंत एक्सेप्ट करता है। जो मुगल थे, जो मुस्लिम थे, वो बादशाह रहे थे। तो जब ये एजुकेशन आया तो मुस्लिम इसको एडॉप्ट नहीं कर पाए, मुस्लिम कम्युनिटी बड़े लेवल पे एडॉप्ट नहीं कर पाई, और हिंदू कम्युनिटी इसको तेजी से एडॉप्ट करने लगी। तो शुरुआत में तो नहीं, लेकिन 20 साल बाद एक गैप दिखना चालू हो गया कि सो द गैप बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम, इकोनॉमिक गैप आने लगा हिंदू और मुस्लिम के बीच में। हायर एजुकेशन को हिंदुओं ने तेजी से अडॉप्ट किया, मुस्लिम अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो 1870 के दौर में एक गैप दिखने लगा बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम, इकोनॉमिक गैप दिखने लगा, एक आर्थिक जो है गैप दिखने लगा, उसको द इकोनॉमिक गैप। और इस किताब में इस गैप को बताया गया, इस किताब में हंटर ने इस गैप को बताया कि देखिए, जो व्यक्ति कमजोर होता है उसको खींचा जा सकता है। कहा गया कि यहां डिवाइड एंड रूल करो, और कांग्रेस और मुस्लिम को सपोर्ट करके हिंदू के खिलाफ खड़ा करो, मतलब हिंदू मुस्लिम गैप का फायदा उठाओ और डिवाइड एंड रूल करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी 1870 के बाद डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आ गई, क्योंकि धर्म के आधार पे विभाजन करना आसान है और इसको चालू किया जाए। शुरुआत में यहीं से सांप्रदायिकता भारत में आधुनिक काल में चालू, बिपिन चंद्रा पढ़िएगा, कहते हैं कि शुरुआत चरण यहीं से होता है। जब बिपिन चंद्रा की किताब पढ़िएगा तो शुरू में यहीं से चालू होता है। क्लियर? जब ये गैप आने लगा, इस गैप में सर सैयद अहमद फिट बैठ गए, अंग्रेजों के लिए फिट बैठ गए, और अंग्रेजों ने इनका यूज किया। अब सर सैयद अहमद को देखिए, यहां तक क्लियर है कि 70 के दौर में एक गैप आने लगा बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम, क्योंकि हिंदू ने क्या किया, तेजी से हायर एजुकेशन को अडॉप्ट किया, तो हिंदुओं की कंडीशन बेहतर होने लगी और मुस्लिम की कंडीशन धीरे धीरे गिरना चालू हो गई। इस मुद्दे को हंटर ने अपनी किताब में बताया। अब सर सैयद अहमद भी इस गैप को समझ रहे थे, तो सर सैयद अहमद को भी लगा कि हमें मुस्लिम को आधुनिक शिक्षा दिलानी चाहिए, मुस्लिम का विकास कराना चाहिए। तो सर सैयद अहमद ने भी इसके मुद्दे के लिए अंग्रेजों की सहायता ली, और अंग्रेज यही चाहते थे, और धीरे धीरे क्या हो गया, ये अंग्रेजों के प्रति लायल हो गए, लॉयल्टी दिखाना चालू कर दिए, और एक तरीके से कांग्रेस के क्या हो गए, विरोधी हो गए। लेकिन अगर हम मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय के आधुनिक शिक्षा दिलाने में इनका बड़ा योगदान है। लिख लीजिएगा, पहला इनको देखिए, मॉडर्न एजुकेशन के संदर्भ में समझिएगा। हाँ हाँ, जो मॉडर्न एजुकेशन था वो अडॉप्ट नहीं कर पाए कंपैरेटिवली हिंदू के। जब आप हिंदू, आप देखो, आप 1191 से लेके 1857 तक रूल किसने किया? मुस्लिम रूलर ने। तो हिंदू शुरू से क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। तो जब इनको, अब जब नई शिक्षा आएगी तो बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए तेजी से नई एजुकेशन को अडॉप्ट करेंगे। ये अभी भी अपने को बादशाही मानते थे, तो ये अपने को फ्लेक्सिबली परिवर्तित नहीं कर पाए, चेंज नहीं कर पाए, और ये चेंज हो गए। इन्होंने अडॉप्ट तेजी से किया, ये नहीं कर पाए, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई। बात समझ रहे? इनकी इकोनॉमिक कंडीशन गिरने लगी और हिंदुओं की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने लगी, तो गैप दिखने लगा, और इसी गैप का फायदा अंग्रेज उठाने की कोशिश करते। बात समझ में आ रहा है? हाँ, बात समझ में, इंडियन मुसलमान में इसी को उठाया गया। देखिए, वो बहुत चालू थे,
एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप व्यक्ति को नहीं मार सकते, विचारधारा को मार सकते। अगर किसी व्यक्ति को खरीदना है या अपना अपने अधीन करना है तो उसकी विचारधारा को अटैक करिए। जिस दिन आपकी विचारधारा में वो आ गया, अब कहो खड़ा तो खड़ा रहेगा, कहोगे तो बढ़ जाएगा। तो जो बड़े लोग होते हैं पहले आइडियोलॉजी का विकास करते हैं और उससे लोगों को आकर्षित करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। व्यक्ति जितने संगठन चल रहे हैं किस पे चल रहे हैं? विचारधारा पे ही तो चल रहे हैं। जो जिस विचारधारा को मानता है उससे जुड़ जाता है। तो अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ा बनाना है तो बिना आइडियोलॉजी के नहीं बनाना, आपके अंदर एक विचारधारा होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक विचारधारा थी अंग्रेजों के पास कि आप कमजोर हो तो हम आपको ये भय दिखाएंगे ना कि हिंदू अगर आ जाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो इस भय से क्या होगा, आप हमारे प्रति राजभक्ति दिखाओगे कि हमें मजबूत करोगे तो हम हिंदू को क्या करेंगे, काउंटर कर लेंगे। तो अंग्रेजों ने इसी गैप का चरम है बंगाल का पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल का कारण क्या था? क्या कारण था बताइए बंगाल विभाजन का? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके पीछे मेन रीजन क्या था? हुँ? हाँ हाँ मुद्दा यही था कि हिंदू मुस्लिम के आधार पे बंगाल को तोड़ दो, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया जाए, कमजोर किया जाए। क्योंकि आप देखो बंगाल में एक तरफ देखो जो आज बांग्लादेश है वहां मुस्लिम ज्यादा हैं, और जो आज पश्चिम बंगाल है हिंदू थे। तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर डिवाइड कर दो और मुसलमान को ज्यादा सुविधा दे दो, और हिंदू के खिलाफ करके कांग्रेस को ये शो कराओ कि कांग्रेस वाज पार्टी ऑफ हिंदू। कांग्रेस किसकी पार्टी थी? हिंदू की पार्टी थी। और इससे क्या होगा, देखिए इसी समय बना 1906 में मुस्लिम लीग, जो मेन फिट हो गया। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या है? अंग्रेजों के प्रति टू शो द लॉयल्टी टुवर्ड इंग्लिश, अंग्रेजों के प्रति लॉयल्टी दिखाओ, कांग्रेस का विरोध करो और अंग्रेजी सरकार से मुस्लिम के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा लो, यही तो उद्देश्य था। और इसी का परिणाम रहा 1909 का मार्लो मिंटो, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज दे दिया गया और डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेज कर ही दी। जब पूछा जाता है कि पाकिस्तान की नींव कब पड़ी, 1909 में ही पड़ चुकी थी। अंग्रेज जो चाल चलना था 1909 में चल चुके थे, उस समय की बात थी कब बनेगा। तो ये जो पहला चरण था वो यही आके फिट हो जाता है। तो शुरुआत होती है उस समय से, और 1909 में जाके सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज मुस्लिम को प्रोवाइड कर दिया। और यहीं से कहते हैं कि सही में नींव कहां डाल दी गई, यही डाल दी। भाई देखिए बिपिन चंद्र पढ़िए, बहुत अच्छा लिखे, पढ़िएगा उस किताब को, इस पे बड़ा लिखे। शुरुआत में कहा जाता है इसमें कि आपका हित हमसे अलग है, ये विचारधारा डाल जाती है पहले कि तुम इनसे अलग हो। तो मन में जाएगा, फिर कहेंगे तुम्हारा धार्मिक हित अलग है, तुम्हारा धर्म भगवान अलग है, तुम्हारा आर्थिक हित अलग है। अब धीरे धीरे इसी के आधार पे अलग किया जाएगा और फिर एक कौम बनाई जाएगी। अब उस एक कौम को दूसरे कौम के खिलाफ लड़ाया जाएगा। तो पहले चरण में यही बताया जा रहा है कि तुम उनसे अलग हो, तुम्हारा हित अलग है। और 1909 में जाके ये अलग हो गया कि तुम्हारा हित, चुनाव होगा अलग होगा, तो तुम्हारा हित अलग है, उनका हित अलग है। तो पहला चरण जो पूरा होता है बिपिन चंद्र लिखते हैं 1909। और उस विचारधारा कब से आ गई? 70 से ही आ गए। और 1909 में जाके इसीलिए कहते हैं कि पहले विचारधारा आती है और फिर धीरे धीरे उसको इंप्लीमेंट किया जाए। पहले लोगों के मन में डाला चालू किया कि देखो तुम्हारा ही तुमसे अलग, ये आएगा तो तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग है, इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग है, तुम्हारा सोशल इंटरेस्ट अलग है, इनका सोशल इंटरेस्ट अलग है। अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में बनता जाएगा और विभाजन होना चालू हो जाएगा, और इसी को धीरे धीरे इसी तरीके से ये विचारधारा डाली जाती है। समझ में आ रहा है? तो अंग्रेजों ने यहीं से ये मामला चालू कर दिया। क्लियर? तो सैयद अहमद ने सबसे पहला काम किया, मुस्लिम धर्म में मुस्लिम लोगों को आधुनिक शिक्षा बनाने के लिए अंग्रेजों के सहयोग से अलीगढ़ एंग्लो कॉलेज बनता है। अलीगढ़ जो कॉलेज आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाती है। अलीगढ़ कॉलेज बनता है जिससे मुस्लिम्स को आधुनिक शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, बेहतर हो। सबसे पहला काम ये होता है। क्लियर? दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी,
साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं जिससे वैज्ञानिकता का विकास किया जा सके। तार्किकता और वैज्ञानिकता के विकास के लिए वैज्ञानिक समाज की स्थापना करते हैं। देखिएगा, दे इस्टेब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी। कौन? देखिए, सबसे पहले इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए फॉर मॉडर्न एजुकेशन अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना करते हैं। अंग्रेजों की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों की सहायता से अलीगढ़ कॉलेज बनवाते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना, रेशनैलिटी को डेवलप करना, टू डेवलप रेशनैलिटी अमंग द मुस्लिम पीपुल। जो मुस्लिम लोग हैं उनके में तार्किकता, वैज्ञानिकता का विकास करना, तर्क का विकास करना। तभी तो सोचना चालू करेंगे क्या सही है क्या गलत है। क्लियर? तो एक तो आधुनिक शिक्षा के लिए काम करते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, यहां पे लॉर्ड नाथब्रुक 10,000 रुपया दे देता है। अंग्रेज इनको प्रोत्साहित करते हैं कि तुम करो, और जिससे इस गैप को हम क्या करें। और धीरे धीरे क्या होते हैं, ये ब्रिटिश सपोर्टर हो जाते हैं और कांग्रेस के विरोधी हो जाते हैं। इन्होंने एक मैगजीन बताया, राजभक्त मुसलमान। इन्होंने एक मैगजीन निकाला था, राजभक्त मुसलमान, लॉयल मुसलमान, राजभक्त मुसलमान। मतलब ये क्या कि एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी दिखाते हैं और एक तरीके से कांग्रेस के विरोधी हो जाते हैं। शो द लॉयल्टी टुवर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति दिखाते हैं। हाँ हाँ, तो मुख्य मिल गया ये, लेकिन इनका लक्ष्य है मुस्लिम का विकास। लेकिन उसमें ये धीरे धीरे, जब आप एक कौम विशेष की बात करते रहते हो तो धीरे धीरे आपका परिवर्तन हो ही जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अब जितने भी बड़े नेता देखिए, एक वर्ग विशेष को लेके पाए, पॉपुलर तो हुए, ये बाद में धीरे धीरे डाउन हुआ। क्योंकि जहां आपके नाम के आगे वो लग गया तो फिर आपको दूसरा कोई पूछेगा नहीं, और फिर धीरे धीरे आपकी जो एक वर्ग विशेष में, चूंकि वहां अकेले तो आप रहेंगे नहीं, धीरे धीरे कई लोग पैदा होंगे तो अपने आप वोट कटना चालू हो जाएगा, फिर आप एक जनाधार आपका खत्म हो जाए। तो जिस तेजी से पॉपुलरिटी आती है उसी तेजी से डाउन भी, समझ रहे? ये हमेशा राजनीति में भी आप देखिए दिखेगा कि पॉपुलरिटी तो आती है लेकिन डाउन भी धीरे धीरे, क्योंकि उसमें कई लोग पैदा होंगे तो लोग बंटना चालू हो जाएंगे। अब बाहरी आपको देगा नहीं, क्योंकि आप उसी के लिए जाने जाते हो, तो बाहरी आपको वोट देने जाएगा नहीं, तो आप एक वर्ग विशेष के नेता बन के रह जाओगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इन्होंने राजभक्त मुसलमान मैगजीन निकाली। मुस्लिम में आधुनिक शिक्षा के लिए काम करते हैं, अलीगढ़ कॉलेज बनाते हैं अंग्रेजी सहायता के द्वारा, और मुसलमानों में वैज्ञानिक सोच डेवलप हो उसके लिए काम करते हैं। इसके बाद अब ये सोच कैसे आएगी? दिक्कत यह है कि आपके कहने से तो सोच आएगी नहीं, ये सोच आएगी पैदा कैसे होगी? ये भी एक बड़ा मुद्दा था कि सोच को पैदा कैसे किया जाए। तो अब ये क्या करते हैं, जो सबसे मेन काम है इनका, दे रोट कमेंट्री ऑन कुरान। कुरान पे ये टीका लिखते हैं, कुरान पर टीका लिखते हैं। कमेंट ऑन कुरान, कुरान पे टीका लिखते हैं। और ये जो टीका होता है अलग क्यों है? ये आधुनिक परिदृश्य में इसको बताते हैं। कुरान का महत्व आधुनिक परिदृश्य में क्या होगा, कंटेम्प्रेरी इंपोर्टेंस जो होगा, उस समय के अनुसार कुरान का महत्व क्या होगा, कैसे समझा जाए मुसलमानों में, जो गलत सही पहले से पढ़े, कैसे वैज्ञानिकता लाई जाए, तो यहाँ पे इसका हेल्प लेते हैं। क्योंकि कुरान को लोग मानेंगे तो कुरान को सही वर्तमान समय में कैसे बताया जाए, ये काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, विचारधारा आती है। उनमें जो पीरी मुरीद की परंपरा है उसको समाप्त कराते हैं। जो पीर होते हैं वहां जाके चद्दर चढ़ाना, जो पीरी मुरीद की परंपरा, इसको समाप्त करने, इसके विरोध करते हैं। अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ पीरी मुरीद की परंपरा का विरोध करते हैं। मतलब जो अंधविश्वास है मुस्लिम धर्म में, उनको दूर करने की ये कोशिश करते हैं। कुरान की व्याख्या करते हैं नए तरीके से, जिससे लोग समझें और इनकी बातों को मानना चालू कर दें।
क्लियर। तो कुरान की व्याख्या करते हैं, मुस्लिम में आधुनिक शिक्षा के लिए काम करते हैं, मुस्लिम धर्म में वैज्ञानिकता का विकास कैसे हो इसके लिए काम करते हैं। लेकिन इस करने के दौरान क्या होता है, ये कांग्रेस के विरोधी हो जाते हैं, अंग्रेजों के प्रति लॉयल हो जाते हैं। राजभक्त मुसलमान नामक मैगजीन भी निकलती है, ठीक है। और धीरे धीरे ये कांग्रेस विरोध के रूप में इनका यूज होना चालू हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव इनका ये है कि मुस्लिम धर्म को वैज्ञानिक सोच, धर्म धर्म को तार्किकता लाना में इनका एक बड़ा योगदान है। यही क्वेश्चन है आपका मॉडर्न एजुकेशन में। तो मुस्लिम मॉडर्न एजुकेशन में मुस्लिम धर्म में कैसे लाया जाए, यही इनका योगदान है। साइंटिफिक अप्रोच कैसे लाया जाए, परंपराओं के आधार कैसे इसको बेहतर किया जाए, ये इनका एक अप्रोच रहा जिसको ये लाने की कोशिश कर। हाँ बोलिए। मैंने आपसे क्या बोला कि देखिए ये विरोधी नहीं थे शुरुआत में, ये हिंदू विरोधी नहीं थे। मैंने क्या कहा, जब आपके स्टेप ऐसे हो जाते हैं कि धीरे धीरे वो विरोध दिखना चालू हो जाता है। शुरू में विरोधी नहीं है, लेकिन जब आप एक वर्ग विशेष के लिए लगातार काम करते हो तो धीरे धीरे आपका विरोध हो आना चालू हो जाता है। आप समझ रहे बात को। तो शुरुआत में आप पढ़िएगा नहीं है, लेकिन बाद में क्योंकि अब कॉलेज अपने घर से तो चलाओगे नहीं, सुविधा चाहिए। सुविधा कौन दे रहा है, अंग्रेज। अंग्रेज का पर्पज क्या है, हंटर ने किताब लिखी है, उस पर्पज को फुलफिल करेंगे तो धीरे धीरे आप क्या हो गए एक बार। हाँ लेकिन फायदा क्या हुआ, मुस्लिम धर्म में मुस्लिम लोगों को आधुनिक शिक्षा का विकास होने लगा। कुरान की सही व्याख्या करते हैं, लॉजिकली व्याख्या करते हैं कुरान की, बताते हैं कि जो कमेंट्री की कुरान, सही कुरान का अर्थ क्या है, कैसे समझा जाए, ये चीजों को बताना चालू कर। देखिए मैं बताऊं, धर्म हर समस्या का समाधान है अगर धर्म की सही व्याख्या की जाए। प्रॉब्लम व्याख्या में है, आप व्याख्या किसी चीज की कैसे लेते हैं, करते करते। आप चाहे किसी भी कुरान ले लीजिए, गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, अगर आप सही व्याख्या करिए तो हर समस्या का वैज्ञानिक सुझाव मिलेगा। लेकिन आप डिपेंड ये करता है कि उस व्याख्या को आप लेते किस रूप में, आप उसका किस पक्ष से। राम, अब राम को दो तरीके से देखते हैं। एक पक्ष है जो पूजा पाठ के तरीके से देखता है कि हम वो ये मानता है कि हम चौपाई पढ़ लिए हमारा काम हो जाएगा, चौपाई पढ़ते रहो 10 बार 20 बार, ये पक्ष है जो मानता है ये करते रहे। एक दूसरा पक्ष है कि राम के कैरेक्टर को अपने जीवन में उतार रहा है। तो अगर हम कैरेक्टर वाला पक्ष लेते हैं तो हम समाज को कुछ दे पाएंगे, और केवल हम चौपाई वाला पक्ष लेंगे तो समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे, भले अपना भला कर लें। तो डिपेंड ये करता है कि अब रामायण को आप किस रूप में लेते हैं। अगर राम एज ए कैरेक्टर लेंगे तो आप कुछ नहीं करिएगा, तो आप कर्तव्य निभाइएगा, पिता का कर्तव्य निभाइएगा, भाई का कर्तव्य निभाइएगा, देश के प्रति कर्तव्य निभाइएगा, तो राम वही तो है। हम इसको नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, केवल चौपाई पढ़ लेंगे। तो ये अब मैंने क्या बोला कि दोनों व्याख्या है। अब आपको सपोज कि राम एज ए व्यक्ति आदर्श लेते हो कि राम को अपने लाइफ में उतारना है, कि राम के कैरेक्टर को हम उतारेंगे, जैसे राम कर रहे हैं वैसे काम करेंगे। तो अगर ऐसे हम करने लगे तो समस्या रहेगी। अगर हर व्यक्ति राम के कैरेक्टर को उतारने लगे तो कोई समस्या हो, कोई गलत करेगा ही नहीं। जब कोई गलत करेगा नहीं तो न कानून की जरूरत है न पुलिस की जरूरत है। तभी तो गांधी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यही तो है। राम राज्य क्या है, गांधी कहते हैं राम राज्य है। तो राम राज्य क्या है, इसी को कहते हैं कि अपनी आत्मा के अनुसार काम करो। आत्मा कभी गलत बोलती नहीं। तो हर व्यक्ति अगर अपनी आत्मा के अनुसार काम करने लगे तो कोई गलत करेगा ही नहीं। जब गलत करेगा नहीं तो पुलिस की जरूरत क्या पड़ेगी। तो कहते हैं पुलिस की जरूरत नहीं है। गांधी को यहाँ कहते हैं लोग कि ये आदर्श है अराजकतावादी वाली बात, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हर व्यक्ति इसको मानने लगे तो राम राज्य आ नहीं गया। यही तो राम राज्य है। तो अब मैंने बोला, तो वही कुरान में, रामायण में व्याख्या की बात बता रहा हूं कि आप उस ग्रंथ को किस रूप में लेते हैं। भक्ति के रूप में लेंगे तो केवल आप नाम लेंगे, कर्तव्य के रूप में राम को मान के चलते हैं तो वो लेंगे। तो ये जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े बड़े जो इसके रामायण के व्याख्या करने वाले हैं, ये किस रूप में जनता तक पहुंचा रहे हैं ये मान रहे हैं। जैसे अभी आप पर्यावरण पर्यावरण चिल्ला रहे हैं, अगर केवल ये लोग कह दें कि अगर तुमने गंगा में कुछ डाला
तो भगवान नाराज हो जाएंगे, आधा लोग बंद कर दे डालना, नियम कानून की जरूरत ही न पड़े। बस ये इस मुद्दे को बेहतर उठाएं और इसको रामायण से बेहतर कनेक्ट करें। क्योंकि याद रखिएगा, धर्म एक ऐसा मुद्दा है, आप कितना भी डेवलप कर लीजिए, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। चाहे कितना भी डेवलपमेंट आपका हो जाए सोसाइटी, अगर इतना आप सोचे, एक क्वेश्चन है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है समाज, वैज्ञानिक समाज हो गया, लेकिन धर्म का भी तो ऐसे ही बड़े बड़े बाबा पैदा हो रहे हैं, सत्संग चल रहे हैं, उसी पैरेलल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? मान भौतिकता जितना बढ़ रहा है, धार्मिक विकास भी हो रहा है। अब चाहे पॉजिटिव रूप में देखो, चाहे निगेटिव, आपकी मर्जी, ये दोनों हो रहा है, पैरेलल चल रहा है। अब एक बात कहते हो कि इतना पढ़ा लिखा आदमी ये काम क्यों कर रहा है? कहीं न कहीं उसकी भूख शांत हो नहीं रही है, वो मानसिक भूख उसकी शांत, क्योंकि प्रकृति के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो पढ़ने से पता, आपको कहीं न कहीं जाके सरेंडर करना पड़ेगा। चाहे 10 साल पहले करिए, चाहे 10 साल बात करिए, लाइफ में एक बार आएगा कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अब वहां से आपको समझ में आएगा कि धर्म क्या है। अब समझ में आ रहा है? अब तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये कुरान की इन्होंने टीका क्यों लिखी, कि कुरान की आधुनिक सोच में व्याख्या की जाए, जिससे लोगों में तर्क आए और जो जो गलत चीजें परंपराएं डेवलप हो रही हैं वो क्या हो, खत्म हो, और सही ज्ञान होगा। जब सही ज्ञान होगा तो एजुकेशन लेंगे और चीजें अपने आप क्या होंगी, डेवलप होंगी। तो ये इनका सबसे बड़ा योगदान। पढ़ क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें ये कांग्रेस के विरोधी हो गए, अंग्रेजों के प्रति लॉयल्टी दिखाते दिए जाते हैं, धीरे धीरे कांग्रेस के विरोधी के रूप में। अब आता है देवबंद स्कूल। कासिम ननौती और राशिद अहमद गंगोही। ननौती याद रखिएगा, इनके बारे में जो मेन मुझे बताना है, दारुल उलूम भी कहा जाता है, दारुल उलूम, दारुल उलूम, वही है, इसी का, हाँ इसी का नाम, दोनों यही, दारुल उलूम। हाँ, देखिए इनका जो बेसिक पर्पस था, यह कुरान और हदीस की सही शिक्षा देने के लिए काम करते हैं। कुरान और हदीस की सही शिक्षा लोगों तक पहुंचाई जाए, टू प्रोवाइड ट्रू मतलब जो मुस्लिम धर्म है, कुरान हदीस इन सब की सही शिक्षा लोगों तक पहुंचाएगी, लोगों को प्रोवाइड किया जाए, सही एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ये था। और याद रखिएगा, यह लोग अंग्रेज विरोधी थे, ये अंग्रेजों के विरोधी थे। हदीस जो इनका धर्म ग्रंथ है, इन दोनों का मतलब कुरान की जो मुस्लिम धर्म ग्रंथों की सही शिक्षा दी गई। इसके बाद दे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। अरे पहले वो थे यार, वो क्या कहते हैं, अरे अलीगढ़ मूवमेंट, ये दूसरा बता रहा हूं। ये लोग जो है ये एंटी ब्रिटिश थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ये कांग्रेस के समर्थक थे, ठीक है, ये कांग्रेस को समर्थक थे। ये सपोर्ट कांग्रेस को कर रहे थे, मतलब इन दोनों में ही अंतर था। ये जो है कि सही एजुकेशन दिया जाए, सही बताया जाए, और ये देश को मजबूत किया जाए, मतलब लाया जाए, जिसे आजादी की लड़ाई में सही से भाग ले, ये इस पक्ष को मानते थे। और दूसरा पक्ष जो मानता था वो ये मानता था
कि अंग्रेजी हेल्प लिया जाए, तो ये कांग्रेस के समर्थक थे, विरोधी ये लोग नहीं थे। इन्होंने भी सही शिक्षा प्रोवाइड की जाए। देखिए, एजुकेशन के लिए सभी लोग काम करेंगे। इन्होंने भी स्कूल कॉलेज खोलना चालू किया जिससे सही तरीके से लोगों को बताया जाए, लेकिन ये लोग सपोर्टर, विरोधी नहीं थे, देवबंद वाले। ठीक है, तो ये चला। इसके बाद अहमदिया आया, गुलाम अहमद का अहमदिया आंदोलन। ये भी मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए रहा, गुलाम अहमद का अहमदिया आंदोलन। ये अपने को कृष्ण के रूप में भी देखते थे। ये भी एक सुधार था जो चलता रहा, मुस्लिम धर्म में आई बुराइयों को दूर किया जाए। सेम पर्पस था, कोई रिलीजियस पर्पस था, कोई बड़ा वो नहीं। सब यही था कि जो भी इविल्स आए हैं मुस्लिम धर्म में, जो बुराइयां आई हैं उनको दूर किया जाए, कोई बड़ा पर्पस नहीं था। जो भी बुराइयां आई हैं उनको दूर किया जाए, तो ये चला। लेकिन मेन दो ही रहा, देवबंद और अलीगढ़ कॉलेज। ये मेन चले, दोनों चले। लेकिन इनमें भी देखिए, जो हिंदुओं में समस्या रही, इनमें भी कोई एक सभी मुसलमानों का नेता नहीं बन पाया। सबका अलग अलग विचारधारा रही। हिंदुओं में भी कोई एक पूरे का नहीं बन पाया। आर्य समाज अलग बोलता रहा, ब्रह्म समाज अलग बोलता रहा, सबके अपने अपने नेचर रहे, निचले वर्ग तक पहुंच कोई नहीं पाया। यही कारण है कि अभी भी उस लेवल का रिनेसा भारत में नहीं दिखाई देता जो रिनेसा यूरोप में दिखा, क्योंकि ये पूरा निचले लेवल, सबका स्वरूप अगर देखें तो अर्बन ही रहा, शहरी स्वरूप ही रहा। निचले लेवल तक के लोग पहुंच नहीं पाए और पूरे एक समान प्रभाव हर एक क्षेत्र पे इनका नहीं पड़ा। ये कमियां रही। सबका स्वरूप जो है अर्बन ही रहा। अभी भी देखिए, निचले मुसलमान लेवल तक अलीगढ़ कॉलेज भी नहीं पहुंच पाया, निचले लेवल तक नहीं पहुंच पाया। शहरी स्वरूप ही बना रहा इनका सबका, और पूरे देश में एक समान हुआ भी नहीं, इक्वल एक्सेस भी नहीं था, पूरे देश में एक समान नहीं रहा। तो इसलिए आप देखिएगा, कई क्षेत्र में ज्यादा वो दिखाई देगा, कई क्षेत्र में पिछड़ापन ज्यादा दिखाई देगा, कहीं रूढ़िवादिता कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि एक समान ये हुआ भी नहीं। और भक्ति आंदोलन में भी एक समान नहीं हुआ, सबके अलग अलग रहे। तो ये आज भी समस्या है। आज भी कहीं देखिए, कहीं ज्यादा अप्रोच आगे वाला है, कहीं बहुत ज्यादा पीछे वाला है। ये आज भी समस्या कमो बेश वो समस्या आज भी बनी हुई। आप 100% नहीं कर सकते कि दूर है, आज भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। तो देखिए, क्वेश्चन जो यहां से जो पूछा है, जैसे आप क्वेश्चन एक बार देख लें। जैसे इनका क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सैयद अहमद खान इन मॉडर्न एजुकेशन। लिख लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। नेचर ऑफ रिनेसा वाला बताई थी आपको। हाँ, ये है क्रिटिकली एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये आता है अगर लिखने के लिए। पश्चिम का प्रभाव क्या पड़ा भारतीय शिक्षा पर, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि एंग्लो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन डिस्प्यूट को बताइएगा। अंग्रेजी शिक्षा का अगर प्रभाव देखता है, जहां पे इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग को ला दिया कि अंग्रेजी मेन शिक्षा की भाग है ना, जो एंग्लो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन डिस्प्यूट मैंने बताया था। तो जब हम बताओगे तो क्या हुआ, ये सबके लिए उपलब्ध नहीं था, समाज के एक वर्ग विशेष के लिए जाएगा। और इसका पर्पस दिया गया क्या, नौकरी कराना, क्लर्क पैदा करना। वेस्टर्न एजुकेशन में जो सबसे बड़ी समस्या आई कि वैज्ञानिक सोच इन लोगों ने पैदा नहीं किया। इन्होंने जनरल एजुकेशन देखे। जनरल एजुकेशन देने से क्या होगा, आप किसके लिए काम कर रहे हो, नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हो। एक सोच जैसे डेवलप हो, वैज्ञानिकता का विकास हो, इसके लिए इन लोगों ने काम नहीं किया, क्योंकि इनकी मानसिकता ही थी 1833 के चार्टर के बाद कि हमें एक पढ़ा लिखा वर्ग पैदा किया जाए जो नौकरी कर सके, खर्च हमारा कम कर सके। तो यहां से ये सोच रही, इसका परिणाम ये रहा कि स्पेसिफिक या साइंटिफिक एजुकेशन का बड़े लेवल पे विकास नहीं हो पाया। अब इतिहास भी पढ़ाओगे, भूगोल भी पढ़ाओगे, पॉलिटी भी पढ़ाओगे, सब पढ़ाओगे तो सब तो जानेंगे, लेकिन कायदे से कुछ भी नहीं जानेंगे। तो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, क्लर्क पैदा करने वाली शिक्षा पद्धति, जो अभी भी पीछा छोड़ नहीं पाई। तो 1850, तो ये सबसे बड़ा इनका रहा। यहाँ पॉजिटिव में देखिएगा तो भारत में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने विकास किया। लिखिएगा, मॉडर्न एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, यूनिवर्सिटी चालू हुई,
वुड का डिस्पैच एक्ट बताइएगा, प्राइमरी एजुकेशन पे ये पॉजिटिव रहा। लेकिन निगेटिव पॉइंट जो बताइएगा ये रहा कि इनका जो पूरा ओरिएंटेशन था वो ये था कलर पैदा करने वाला। साइंटिफिक एजुकेशन पे इन्होंने बड़े लेवल पे ध्यान नहीं दिया और पूरा पर्पस था कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग केवल पैदा किया जाए, जो दिमाग से क्या हो अंग्रेजी, ये इनका पर्पस था, ये कमियां रही। लेकिन हाँ, उस समय के हिसाब से इंफ्रा को लाने में, सिस्टम को सेटअप करने में, मॉडर्न एजुकेशन के विकास में अंग्रेजों का काफी बड़ा है। तो पहले तो पॉजिटिव बताइएगा कि कैसे कैसे रहा, पॉजिटिव फेज बताइएगा, निगेटिव में ये बताइएगा ये, क्योंकि आज भी कहते ना कि मैकाले शिक्षा पद्धति की आलोचना की जाती है। मैकाले की ये एक तरीके से कलर पैदा करते हैं, वैज्ञानिक सोच डेवलप। अब हमें पता चला, ये बताइए हमें केमिस्ट्री नहीं आती, हमें मान लो मैथ नहीं आता, तो कहाँ पढ़ा रहे हो? हमें जो आता है वो पढ़ाओ ना, जिससे हम कुछ दे पाए। हम वो जो हमें कुछ आता ही नहीं, उससे हमें कोई फायदा होगा नहीं, ना हम समाज को कुछ दे पाएंगे ना अपने आप को कुछ दे पाएंगे। केवल हम पास होने के लिए पढ़ेंगे, अब पास होकर डिग्री लेके क्यों नौकरी के लिए जाएंगे, क्योंकि उससे उससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। तो यही कलर पैदा करने वाली नौकरी। अब जो शिक्षा पद्धति धीरे धीरे अब आ रही है, अब वो आ रही है धीरे धीरे कि आप कभी भी डिग्री ले सकते हैं, जो अच्छा लगे करिए। अब जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो नई ब्रीड आएगी 10-20 साल 30 साल बाद, वो देखिएगा नोबेल वोबेल के लिए काम करेंगे। अभी हमारे रिसर्च कौन करता है जिसको नौकरी नहीं मिलती? जब तक नौकरी नहीं मिली आदमी रिसर्च करता रहता है, जैसे ही मिली छोड़ देता। सिपाही की भी नौकरी मिली तो रिसर्च छोड़ के चला गया, क्योंकि हमारे रिसर्च पर्पज ये नहीं हो, 35,000 के लिए हम कर हमारा है। अभी देखिए कितने पीएचडी में थीसिस चोरी के मिले हैं, कई लोग पकड़ाए कि पीएचडी, क्योंकि नेचुरली हम केवल नौकरी के लिए काम कर रहे हैं कि जो प्रोफेसर वाली जो योग्यता है वो फुलफिल हो जाए, क्योंकि नेचुरली हमारे अंदर कोई खोज करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि शुरू से हमारा अप्रोच नहीं रहा, जबरदस्ती कराया जा रहा है, क्योंकि नौकरी उसी के आधार पर मिलेगी। तो ये शिक्षा पद्धति किसकी है? मैकाले। अब इसको धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए आगे हम लोग शायद ना देख पाए, 30-40 साल 50 साल बाद ये चीजें और परिवर्तित होंगी, और तब देखिएगा यहाँ के भी लड़कों को नोबेल में, कोई मैथ में काम कर रहा है, कोई किसी में, धीरे धीरे परिवर्तन दिखना चालू हो जाएगा। क्योंकि यार सब पढ़ाओगे तो कुछ आएगा, इतिहास भी पढ़ा रहे हो, भूगोल भी पढ़ा रहे हो, सब पढ़ाओगे तो कायदे से कुछ भी नहीं जाना। तो उससे केवल एक व्यक्ति विशेष सब कुछ जानने वाला सोच पैदा होगी, कुछ वो कर नहीं पाएगा। तो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति यही थी, इसीलिए कहते हैं मैकाले शिक्षा पद्धति का विरोध करते हैं कि ये कलर पैदा करते हैं, वैज्ञानिक सोच और विज्ञान भावना, जो मतलब वैज्ञानिक पैदा। आज किसी भी देश में जब तक ये पैदा नहीं होंगे, देश का एसेट बनेगा नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं। तो रिसर्च हमारे यहाँ हो नहीं पाता, और रिसर्च करने के लिए सोच लानी पड़ेगी। यही के लोग जाके जब तक वो अप्रोच नीचे से ऊपर, क्योंकि शिक्षा पद्धति में नहीं है, तो नीचे से ऊपर अप्रोच बन नहीं पाता। तो रिसर्च तब तक के लिए जब तक हमें कोई काम नहीं मिल रहा, काम मिल गया छोड़ दो। 90% लोग आपको इसी पैटर्न पे मिलेंगे, क्योंकि मानसिकता बनी। यही अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की। लेकिन हाँ, पॉजिटिव पहले बताइएगा। इन्होंने शिक्षा को वैज्ञानिकता लाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, महिलाओं की शिक्षा पे काम किया, हॉस्टल चालू हुए, यूनिवर्सिटी एग्जाम चालू हुआ, आधुनिक शिक्षा का पूरा आधारभूत ढांचा दिए। कमियों में ये बताइए, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन पूछता है, तो कमियों में इसको बताइए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट हो तो बताइए, कोई क्वेश्चन कोई मुद्दा हो तो बताइए। हाँ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स तो आए ना। पहला जो सबसे बड़ा योगदान ये रहा ना कि इंटेलेक्चुअल्स एक वर्ग तो पैदा हुआ जो सही गलत की पहचान कर सके। हाँ हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन में उन्हीं का तो योगदान। जो मॉडरेट कौन थे? यही तो थे, जो मॉडरेट थे वही तो थे। मैंने लिखवाया भी है। अब पहली लाइन जो परसों लिखवाया था कि इंटेलेक्चुअल्स के डेवलपमेंट का आधार कौन देता है? यही लोग देते। और जब तक बौद्धिक वर्ग पैदा नहीं होगा तब तक कुछ होगा ही। देख, सोच पैदा करने वाले कौन है? यही है। तभी तो कहते हैं कि ब्रिटिश हथौड़े ने ही भारत को आजाद कराया। ये अंग्रेजी तो पढ़ा है किसी और कारण से। जब अंग्रेजी पढ़ा वर्ग पैदा हुआ तो सोचना चालू किया, यार मानवतावाद क्या भारत में अलग है और ब्रिटेन में अलग है। तब उसको समझ में आया कि हम गुलाम हैं। और यही अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग उदारवादियों के रूप में कांग्रेस में आया और आजादी की लड़ाई चालू की।
तो पहले जो मॉडरेट कौन है, अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग है, बौद्धिक वर्ग है, तो कहां से आया, यही तो हुआ है। इसीलिए पूछा जाता है कि रेलवे इन्होंने अपने फायदा के लिए लाया, लेकिन वही रेलवे भारत का भौगोलिक एकीकरण कर दिया। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम जुड़ गया। आजादी की लड़ाई में रेलवे का योगदान रहा, क्रांतिकारी इधर से उधर भागने में युद्ध किए। तो रेलवे, अंग्रेजी शिक्षा, ये हथौड़ा हम पे चलाए, ये उल्टा पड़ गया। आजादी में हमने इनका उल्टा यूज किया। यूपी पीसीएस में आ चुका है पुराना क्वेश्चन कि ब्रिटिश हथौड़े ने ही भारत को आजाद किया। तो ब्रिटिश हथौड़ा क्या है, रेलवे है, अंग्रेजी शिक्षा है, यही सब है जो इन्होंने जो समता का रूल ऑफ लॉ ये सब जो लागू किए, इससे लोग एक हुए और वही उल्टा पड़ गया। क्लियर, क्लियर है क्वेश्चन? और कोई डाउट? आंसर लिखिए लेकिन। हाँ, यहाँ इसमें तो भी कोई ऐसा हमें दिख नहीं रहा। एनईपी हाँ क्रिटिकल एग्जाम में दे सकती है, उसी का अप्रोच है कि हाँ लास्ट में लिखेगा कि मैकाले शिक्षा पद्धति से उभरने के लिए ही लगातार हम शिक्षा में सुधार करते आ रहे हैं, और इसका एनईपी जो है एक बड़ा भूमिका है। लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। और देखिए अब जहां लिंक बने, जैसे समाज सुधार वाला है, उसमें भी कर सकते हैं कि आज भी उसी आधार से हम काम कर रहे हैं, आज भी अनटचेबिलिटी इनको दूर करने के लिए काम कर रहे हैं संविधान में। एक लाइन डाल दीजिए, ये और आंसर बढ़िया हो जाएगा। हाँ, कंक्लूजन में डाल दीजिए। ठीक है।